हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि व्हाट वुड ए ट्रेवलर विजिटिंग अ मिडिवियल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो जो मिडिवियल टाइम में जो ट्रेवलर इंडिया में आते थे वो क्या देखने आते थे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी एक खास पर्पस से जाते हैं कि हम लोग वहाँ पे मंदिर देखेंगे या फिर कोई मोनूमेंट को देखेंगे, कोई पहाड़ को देखेंगे, कोई नदी देखेंगे। तो उसी तरीके से जो ट्रैवलर मिडिल टाइम में आते थे, मिडिवियल पीरियड में इंडिया आते थे, तो उनका दिमाग में क्या चलता था, क्या यहाँ पे देखने आते थे। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज। तो कहा जा रहा है कि उसमें डिपेंड करता था कि कौन से शहर में आए थे, है ना। यदि वो टेम्पल टाउन है तो वहाँ टेम्पल देखने आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में तो राजधानी है तो राजा से मिलने आए थे। कमर्शियल टाउन है तो बिजनेस करने आए थे। इनफैक्ट मैनी टाउन कंबाइंड सेवरल फंक्शन। तो कहा जा रहा है कि कई ऐसे टाउन थे जहाँ पे कई ज़्यादा काम होते थे, मतलब कि तीनों में से कोई दो काम या तीनों काम होता था। देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टेम्पल टाउन एज वेल एज सेंटर फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसा ही एक टेम्पल टाउन था मथुरा, आगे उसके बारे में मेंशन मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि जो राजधानी हुआ करते थे। तो यू रीड अबाउट चोल डायनेस्टी इन चैप्टर 2। तो कहा चैप्टर 2 में हम लोग को चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था। लेटेस्ट ट्रेवलिंग और इमेजिनेशन तो तंजौर। तक कहा जा रहा है कि हम लोग इमेजिनेशन में तंजौर चलते हैं। ठीक है, जो चोल डायनेस्टी में तंजौर के बारे में पढ़ना था चैप्टर 2 में। तो कहा जा रहा है कि हम लोग इमेजिनेशन में चंदौर चलते हैं, सॉरी तंजौर चलते हैं। जो चोल का कैपिटल था लगभग आज से 1000 साल पहले। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लो नियर द ब्यूटीफुल टाउन। तो कह रहे उस शहर के पास से कावेरी रिवर फ्लो करती है। पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल नहीं कि सालों भर पानी रहता है उसमें। 1 ईयर्स द बेल ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाई किंग राजराज चोल। तो वहाँ पे राजराजेश्वर मंदिर है जो राजराज चोल के द्वारा बनाया गया है। द टाउन पीपल आर और प्रेज फॉर द इज आर्किटेक्ट। कहा जा रहा है कि उस आर्किटेक्ट के मतलब कि उसके जो आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है कुंजर मलान राज राजा पेरुंथ छान, ठीक है, जिनके द्वारा मंदिर बनाया गया, उनके बारे में सब लोग वहाँ पे प्रेज कर रहे हैं, मतलब कि बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हु वाज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल, जो अपना नाम भी टेम्पल पे लिखा है कि टेम्पल मेरे द्वारा बनाया गया। इनसाइड इज मैसिव शिवलिंग, उसके अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग भी है राजराजेश्वर टेम्पल के अंदर। बिसाइड द टेम्पल देयर पैलेसेज विथ मंडप और पवेलियंस। का टेम्पल के अलावा यहाँ पे मंडप और पवेलियन भी है कई जगह है। किंग होल्ड कोर्ट इन मंडप। तो राजा जो है इस मंडप में यहाँ पे कोर्ट बैठाता है अपना। इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर इशू करता है। देयर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए बैरक्स भी है यहाँ पे। द टाउन इज बस्टिंग विथ मार्केट सेटलिंग ग्रेन। कहा है कि ये टाउन जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। मार्केट में ग्रेन बिक रहा है, स्पाइसेस बिक रहे हैं, क्लॉथ ज्वेलरी बिक रहे हैं। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। वाटर सप्लाई जो है टाउन के लिए कुआं से आ रहा है, टैंक से आ रहा है। ठीक है, तो सलिया बीवर ऑफ तंजौर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरायूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल। टेम्पल फेस्टिवल में जो फ्लैग यूज हो रहा है उसके लिए यहाँ के कुछ लोग जो लोकल लोग हैं, वीवर लोग हैं, वो यहाँ पे बना रहे हैं फाइन क्लॉथ्स कॉटन फॉर किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेज। सम डिस्टेंसेज अवे एट स्वामी मेलाई। ठीक है, द स्थपति और स्कल्पचर आर मेकिंग इक्विसिड ब्रॉन्ज आइडल एंड टॉल ऑर्नामेंट। तो कहा जा रहा है कि कहीं कहीं मतलब कुछ दूर पे एक जगह का नाम मेंशन किया गया है स्वामी मलाई। ठीक है, स्वामी मलाई, जहाँ पे स्थापत्य कला यानी स्कल्पचर डेवलप वहाँ पे किया जा रहा है, ब्रॉन्ज का मूर्ति वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, काफ़ी बड़े और अच्छे हैं। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। तो तंजौर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजौर एक टेम्पल टाउन भी है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सीट डेवलप। तो कहा जाए टेम्पल टाउन का अर्बनाइजेशन का एक स्पेशल पैटर्न होता है, मतलब टेम्पल टाउन कैसे डेवलप होते हैं उनका एक डिफरेंट पैटर्न होता है। होता है कि पहले मंदिर बनता है, मंदिर के आसपास लोग रहते हैं, फिर थोड़ा सा दूर पे लोग रहने लगते हैं। इस तरीके से देखते थे बड़ा सा टाउन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया टेम्पल्स वेयर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो कहा जा रहा है कि इस टेम्पल जो है, टेम्पल यानी मंदिर जो होते थे इकोनॉमी सेंटर के रूप में वर्क करते थे। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डिमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज। जो रूलर थे, जो राजा थे, मंदिर तो बनाते थे अपने मतलब कि अपने देवता को पूजा करने के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल विद ग्रांट ऑफ लैंड। तो टेम्पल को ग्रांट मतलब कि जमीन और पैसा भी देते थे टेम्पल को, ताकि टेम्पल अपने रिचुअल कर सके, टेम्पल अपना मेंटेनेंस कर सके। ठीक है, फिर पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। पिलग्रिम्स फ्लॉक टू द टेम्पल आल्सो में डोनेशन। जो पिलग्रिम्स टेम्पल में आते थे वो भी डोनेशन करते थे। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। तो कहा टेम्पल अथॉरिटी अपना वेल्थ के यूज करके ट्रेड और बैंकिंग भी करता था। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर एंड आर्टिसन ट्रेडर इटीसी सेटल नियर द टेम्पल। इस तरीके से देखते देखते कई ज़्यादा पुजारी, वर्कर, आर्टिसन, ट्रेडर्स ये सब मंदिर के नज़दीक सेटल हो जाते थे। ठीक है, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए। 10 ग्रीव टेम्पल टाउन। इस तरीके से टेम्पल टाउन का डेवलपमेंट हुआ। टाउन्स इमर्ज अराउंड द टेम्पल सच दो जो भीला स्वामीन यानी कि विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जिसका पहले नाम था भीला स्वामीन, याद रखिएगा। तो जैसे विदिशा हो गया, सोमनाथ हो गया गुजरात के, सब टेम्पल टाउन है। अदर टेम्पल टाउन इंक्लूड कांचीपुरम, मदुरई, ये भी टेम्पल टाउन है। तिरुपति, ये भी एक टेम्पल टाउन है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बनारस भी एक टेम्पल टाउन है। पिलग्रिम सेंटर आल्सो सोलरली डिपेंड इन द टाउनशिप, जैसे वृंदावन एंड
तिरुवनमलाई यानी तमिलनाडु का जो है तिरुवनमलाई, और वृंदावन ये भी एक तरह का टेम्पल टाउन था, मतलब पहले पिलग्रिम सेंटर था, यहाँ पे लोग पूजा वगैरह का क्या बोलते हैं तीर्थयात्री के रूप में आते थे। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल। तो कह रहा है कि जिस अजमेर जो है पहले चौहान किंग का राजधानी हुआ करता था, उसके बाद मुगल के अंदर एक बड़ा एक हेडक्वार्टर हुआ सूबा का, यानी कि एक स्टेट का हेडक्वार्टर हुआ। इट बिकम एन एक्सलेंट टेम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे भगवान पुष्कर ब्रह्मा का मूर्ति है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे पुष्कर मंदिर काफ़ी फेमस है, ठीक है। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर बीच अट्रैक्टेड पिलग्रिम फ्रॉम एंशिएंट साइट, है ना, अजमेर में एक लेक है जिसका नाम पुष्कर लेक, भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसको बनाया गया है ऐसा माना जाता है। तो एक काफ़ी एंशिएंट टाइम से पिलग्रिम सेंटर है। यहाँ पे देखते हैं लोस्ट वैक टेक्निक के बारे में। काफ़ी एक फेमस टेक्निक है ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो लोस्ट वैक्स टेक्निक एक्चुअली है क्या, इसके बारे में एंशिएंट बारे में भी पढ़ना था, मतलब कि एंशिएंट यदि आप आर्ट एंड कल्चर का एंशिएंट का चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे मूर्ति बनाते थे, वहाँ भी टेक्निक मिलेगा, ठीक है। तो जैसे चोल में जो मूर्ति बनाए जाते थे लोस्ट वैक्स टेक्निक बनाए, चैप्टर 2 में भी इसका मेंशन था इसी बुक में। तो ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है जिसमें कॉपर और टीन होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन दोनों को मिलाया जाता है तब जाके ब्रॉन्ज बनता है। बेल मेटल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टीन देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। तो कहा जा रहा है कि बाकी ब्रॉन्ज में तो बाकी ब्रॉन्ज के मुकाबले जो बेल होता है, जो घंटी बनाया जाता था, उसका उसमें जो है टीन ज़्यादा होता था, ठीक है। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड, जिसके कारण से मतलब कि साउंड ज़्यादा निकले, उसका मेन यही था। तो लोस्ट वैक्स टेक्निक एक्चुअली था क्या, लोस्ट वैक्स टेक्निक में होता क्या था कि पहले एक मोम का एक इस तरह का जैसा आपको शेप चाहिए, मान लीजिए आपको इसका मूर्ति बनाना है तो जस्ट ऐसा ही सेम टू सेम मोम का एक मूर्ति बना लिया जाता था, ठीक है, मोम का। उसके ऊपर क्या किया जाता था, इसके ऊपर क्ले लगाया जाता था, एकदम पूरी तरह से क्ले से इसको पैक किया जाता था, ठीक है। क्ले इस पर मिट्टी लगा दिया गया पूरी तरह से, एकदम मोटा लेयर क्ले का। उसके बाद नीचे से एक छेद कर दिया जाता था, ठीक है, नीचे से एक छेद कर दिया जाता था। उसके बाद छेद करके नीचे आग लगा दिया जाता था। आग लगा देने से मतलब उसको हीट के पास रखा जाता, तो मोम जो था पिघल करके नीचे से गिर जाता था, सारा मोम पिघल के नीचे से गिर गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि अंदर एक चैम्बर बन गया जिसके सहारे जो है मतलब कि बाहर क्ले का एक चैम्बर बन गया, है ना, मतलब खोखला क्ले का एक चैम्बर बन गया। अब उसमें ब्रॉन्ज को पिघला करके डाल दिया जाता था। उसके बाद कुछ देर ठंडा होने के बाद मिट्टी को हटा दिएगा, तो इस तरीके का मूर्ति निकलता था। इसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, काफ़ी फेमस टेक्निक था। तो आप देख सकते हैं अजमेर के बारे में पढ़ें कि किस तरीके से पिलग्रिम सेंटर था पहले, उसके पहले राजधानी था। अब नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन, ठीक है। तो फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड द सब कंटिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन। तो कहा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी से आगे देखा जाए तो कंट्री में काफ़ी छोटे छोटे टाउन थे। दे प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेज। तो कहा जा रहा है कि वो विलेज से टाउन बने थे। दे यूजुअली हैड एज अ मंडपिका, यानी कि मंडी और लेटर आइटम्स। तो कहा जा रहा है कि उनमें अधिकांशतः पहले मंडपिका होता था। मंडपिका मतलब मंडप से नहीं है बल्कि मंडी से यहाँ पे है। टू विच नियर बाई विलेजर ब्राउट देयर प्रोड्यूस टू सेल, जहाँ पे आसपास के किसान लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर जो थे अपना सामान बेचने आते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा टाउन में डेवलप होता गया। दे ऑल्सो एड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाट, उनके पास मतलब उनके मार्केट स्ट्रीट भी होता है जिसको हम हाट भी बोलते थे। लाइन विद शॉप बिसाइड देयर वाज अ स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसन। कहा जा रहा है वहीं डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसन के लिए भी कुछ स्ट्रीट होता था, जैसे पॉटर के लिए अलग स्ट्रीट है, ऑयल प्रेसर के लिए अलग स्ट्रीट है, शुगर मेकर के लिए अलग स्ट्रीट है ना। वाइल सम ट्रेडर लिव्ड इन द टाउन, कहा जा रहा है कुछ ट्रेडर तो टाउन में रहते थे, अदर ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, कुछ ट्रेडर जो है एक टाउन से दूसरे टाउन घूमते रहते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन टू बाई लोकल आर्टिकल्स, बहुत कुछ लोग दूर से आते थे, कुछ नज़दीक से आते थे यहाँ से लोकल आर्टिकल खरीदने के लिए, या फिर अपना सामान यहाँ पे बेचने के लिए काफ़ी दूर से भी लोग आते थे, जैसे कि हॉर्सेज घोड़ा का भी खरीद बिक्री, सॉल्ट, कैम्फर, कपूर, सैफरन, बीटल नट यानी पान, है ना, पीपर, ये सब खरीदने बेचने के लिए लोग यहाँ पे आते थे। यूजुअली सामंत इन लेटर टाइम्स जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस नियर दिस टाउन। तो कहा जा रहा है कि जो सामंत होते थे, सामंत क्या होते थे, तो बड़े बड़े राजा के अंदर छोटे छोटे जो उसके राजा के छोटे अधिकारी जो होते थे, है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, राजा को सपोर्ट करते थे, उसको सामंत बोलते थे। तो पहले बड़े बड़े जो सामंत होते थे, बाद में जमींदार यहाँ पे बड़े बड़े फोर्ट बनाने लगे, किला बनाने लगे। दे लेवी टैक्स ऑन ट्रेडर, ट्रेडर से वो टैक्स लेते थे, आर्टिसन से आर्टिकल्स पे भी टैक्स लेते थे, है ना। समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट एज लोकल टेम्पल, कभी कभी जमींदार जो है टेम्पल को दे देते हैं टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेवारी टेम्पल को दे देते थे। दिस राइट वे रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन हैव सर्वाइव्ड ऑन दिस। कहा जा रहा है कि ये राइट जो है इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है, जो आज भी यहाँ पे मतलब कि कई जगह इंस्क्रिप्शन पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे दिया है टैक्सेज ऑन मार्केट, तक किस तरह से टैक्स लगे। द फॉलोइंग इज समरी ऑफ 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फॉर राजस्थान, राजस्थान से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसके बारे में हम दिखाएंगे कि टेम्पल के द्वारा कैसे कलेक्ट किया जाता था। देयर वर टैक्सेज इट काइंड ऑन शुगर एंड जैगरी, डाई, थ्रेड एंड कॉटन,
कोकोनट, सॉल्ट, नट, बटर, सीसम ऑयल, क्लॉथ, ये सारे चीज़ पर टैक्स था। बिसाइड देयर टैक्स ऑन ट्रेड ऑन दोज सोल्ड मेटल गोल्ड्स, डिस्टिलर्स, ऑयल, कैटल फॉडर एंड लोड्स ऑफ ग्रेन। सम टैक्स वर कलेक्टेड इन काइंड व्हाइल अदर कलेक्टेड इन कैश। कहा जा रहा है कुछ टैक्स जो है सामान में कलेक्ट किया जाता था, उनका मतलब पैसा नहीं बल्कि टैक्स में सामान लिया जाता था, कुछ में कैश लिया जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो सिंस देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर, कहा ट्रेडर भी कई तरह के होते थे। दे इंक्लूड बंजारा, उसमें बंजारा होते थे। बंजारा ऐसे ट्रेडर को बोलते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सेवरल ट्रेडर स्पेशली हॉर्स ट्रेडर फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर वॉरियर्स हु बाउट हॉर्सेस। तो कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेडर का ग्रुप भी होता था, आज भी जैसे देख सकते हैं ट्रेडर का एसोसिएशन होता है ना, ट्रेडर्स का ग्रुप हुआ करता था। खास करके हॉर्स ट्रेडर का ग्रुप होता था जो वॉरियर्स के साथ, मतलब जो राजा होते थे या फिर जो हेडमैन होता था उधर का, राजा की तरफ का जो घोड़ा खरीदने आया है, ठीक है, सेनापति जो होता था उसके साथ नेगोशिएट करता था। ठीक है, घोड़ा को बेचते समय। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास फ्रॉम मैनी किंगडम एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कैरावन्स एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कहा जाए ट्रेडर्स को कई बड़े बड़े पास यानी जो माउंटेन पास है वहाँ से पास करना होता था, कई बड़े किंगडम से, जंगल से पास करना होता था, इसलिए वो ग्रुप में चलते थे, कारवां बना करके चलते थे अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए। कहने मतलब कि जब ग्रुप पे रहेंगे तो हमला करने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। कहा साउथ इंडिया में ऐसे कई गिल्ड थे, गिल्ड यानी कि ग्रुप थे, तो साउथ इंडिया में ऐसे कई ग्रुप थे। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड एंड द मोस्ट फेमस द मनी ग्रामम एंड नानदेसी। तो कहा जा रहा है कि जिसमें काफ़ी फेमस ग्रुप था, एक मनी ग्रामम, एक था नाना देसी। ठीक है, दिस गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो कह रहे हैं एक ग्रुप जो था काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता था साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, इंडिया में भी। देर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक चेतियार्स एंड द मरवारी ओसवाल हु वेंट टू बिकम प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री। तो कहा जाए उसके अलावा और भी कई ग्रुप थे, जैसे छेतियार एक थे, मरवाड़ी ओसवाल थे। ठीक है, गुजराती ट्रेडर इंक्लूडिंग द कम्युनिटी ऑफ हिंदू बनियन मुस्लिम बोहरा ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी। तो कहा जा रहा है कि गुजराती में मतलब गुजराती कम्युनिटी का ट्रेडर देखा जाए तो हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा, ये लोग आज भी ट्रेडर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया है ना, ये सब जगहों से ट्रेड करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेज इन द पोर्ट। तो कहा जा रहा है कि अपने बंदरगाहों मतलब बंदरगाहों के सहारे स्पाइस बेचते थे, टेक्सटाइल बेचते थे। इन एक्सचेंज ब्राउट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, तो और अफ्रीका से गोल्ड और आइवरी लाते थे। स्पाइसेज एंड टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। नेक्स्ट है कि द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू द अरब। जो वेस्ट कोस्ट पे जो टाउन होते थे वहाँ पे कई लोग अरब से, पर्सियन से, चाइनीज, ज्यूस एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स वगैरह रहते थे। इंडियन स्पाइसेज एंड क्लोथ सेल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वेयर परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट। तो कहा जा रहा है कि जो रेड सी में इंडियन के द्वारा बेचा जाता था स्पाइस और क्लोथ, ठीक है, रेड सी के पोर्ट पे, तो वहाँ से इटालियन लोग उसको खरीदते थे और बाकी जाके फिर वो इटालियन लोग यूरोप में बेचते थे। यूरोपियन मार्केट फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट। यूरोपियन मार्केट में उन लोगों को, इटालियन लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था। स्पाइसेज ग्रो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो पीपर, सिनेमम, ड्राइड जिंजर, इट इज बिकम इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन बिकम क्लॉथ वॉज वेरी इंटरेक्टिव। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके के क्लॉथ का वहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, है ना। यहाँ के मसालों, वहाँ के मतलब वहाँ का जो मसाला था, हमारे यहाँ का जो गोलकी वगैरह होता है, वहाँ के कुकिंग का एक हिस्सा बन गया। दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। इससे जो पहले अभी तक तो सिर्फ इटालियन लोग खरीदते थे ना, तो अब जो है इटालियन से ज़्यादा ट्रेडर्स को इंडिया में मतलब कि आने का मन करने लगा। दूसरे कंट्री के लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग को भी इंडिया से ट्रेड करना चाहिए। हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। काबुल के बारे में कि विथ इट रज्ड माउंटेनियस लैंडस्केप, काबुल इन प्रेजेंट अफगानिस्तान बिकम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो कह रहे 16वीं शताब्दी से आगे में देखा जाए तो काबुल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर बन गया। काबुल एंड कंधार में लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, काबुल और कंधार दोनों शहर उस सिल्क रूट पे आता था। बिसाइड देयर जो हॉर्सेज वाज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट। तो कहा जा रहा है कि इस रूट पे मेनली घोड़ा पे सामान रख के ले जाया जाता था। इन द 17th सेंचुरी जिन बाप्टाइज ट्रेवलर एंड डायमंड मर्चेंट एस्टिमेट द हॉर्स ट्रेडेड काबुल अमाउंट टू 30,000 एनुअली। तो कहा जा रहा है कि एक क्रिश्चियन था, उसके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया कि काबुल में जो है जो घोड़ा का बिजनेस होता है वो सिर्फ 30,000, मतलब कि घोड़ा का बिजनेस सिर्फ 30,000 का है। मतलब उस समय का 30,000 काफ़ी बड़ा सम होता होगा। बीच वजह ह्यूज सम इन दोज डेज। कैमल कैरी ड्राइड फ्रूट, कैमल पे जो है सूखा फल ड्राइड फ्रूट, आज भी अफगानिस्तान से काफ़ी लोग ड्राई फ्रूट बेचने इंडिया में आते हैं। फिर ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होता है, छुआड़ा वगैरह। डेट्स, कारपेट, सिल्क एंड इवन फ्रेश फ्रूट फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट एंड एल्सवेयर। स्लेब्स वेर ऑल्सो ब्रॉट फ्रॉम हेयर टू सेल्फ। क्या वहाँ से स्लेब्स भी इंडिया में आते थे। अब पढ़ना हम लोग क्राफ्ट्स इन टाउन, किस तरह का क्राफ्ट हुआ करता था। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है कि यहाँ पे क्राफ्ट का नमूना आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा से कार्विंग किया हुआ है इस पर। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार वेर ऑल्सो फ्रेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, इट बिकम टू बी कॉल्ड बिदरी। तो कहा जा रहा है बिदार एक जगह है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट पर्सन रहते थे, तो उनके जो क्राफ्ट किया जाता था उसको बिदरी कहा जाता था।
द पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन एंड कारपेंटर। तो विश्वकर्मा कम्युनिटी के तहत 5 आते हैं, है ना। विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति कहीं देखे होंगे तो उसके पीछे 5 लड़के खड़े होते हैं। ये पाँचों 5 को डिफाइन कर मतलब कि यहाँ पे डिफाइन करते हैं। गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार, ब्रोंज स्मिथ यानी कि जो ब्रोंज का काम करता हो, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, मैसन यानी राजमिस्त्री और कारपेंटर, ये 5 आते हैं गोल्ड मतलब कि इसमें विश्वकर्मा कम्युनिटी में, इसको पंचाल भी बोला जाता है। ठीक है। वेरी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द टेम्पल। और पंचाल जो थे टेम्पल बनाने के लिए काफ़ी जरूरी थे, मतलब कि टेम्पल बनाने में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ये ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेज, बिग बिल्डिंग, तो बड़े बिल्डिंग बनाना हो, रिजर्वायर बनाना हो, टैंक बनाना हो, उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता था। सिमिलरली बीवर सच एज सेलियार्स और काइकोलर्स इमर्ज द प्रोस्पेरस कम्युनिटीज, उसी तरह से कई बीवर भी यहाँ पे प्रोस्पेरस कम्युनिटी बन के उभरे। मेकिंग डोनेशन टू द टेम्पल, जो टेम्पल को डोनेट करते थे पैसा। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। तो कहा जा रहा है कि कुछ कपड़ा से रिलेटेड क्राफ्ट, जैसे कि कपड़ा साफ करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, उसमें कलर करना, ये सभी एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट के रूप में उभरा। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सॉल बॉर्डर, एक सॉल का बॉर्डर है ना। तो इस तरीके का पेंटिंग करना भी एक आर्टिस्ट का काम हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट है द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन। तो टाउन का फॉर्च्यून यानी टाउन का किस्मत कैसे कैसे बदला उसके बारे में पढ़ना है कि सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात वेंट ऑन द बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बट अदर लाइक तंजौर श्रैंक इन साइज इंपॉर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। कहा जा रहा है कि टाउन का जो है इंपॉर्टेंस जो है घटते बढ़ते रहता है। मान लीजिए कि अभी जो टाउन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना रहे, और अभी जो इंपॉर्टेंट है कल इंपॉर्टेंट हो जाए। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ कि अहमदाबाद जो गुजरात का था काफ़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बन गया, लेकिन जो तंजौर जो पहले का था, पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर था, जो अब उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम होता गया। मुर्शिदाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे है, एक सिल्क का ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा और बंगाल का राजधानी बना 1704 में। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी, लेकिन कई सालों बाद वहाँ भी डिक्लाइन हुआ, मतलब उसका भी मतलब कि उस सिटी का भी इंपॉर्टेंस कम हो गया। नेक्स्ट है क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। यहाँ पे 3 सिटी के बारे में पढ़ना है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, मसूलीपट्टनम और सूरत। सूरत गुजरात में, मसूलीपट्टनम आई थिंक तमिलनाडु में। तो यहाँ पे द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। तो हम्पी जो है काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्ट के लिए फेमस है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा। हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन, तो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में सिचुएटेड है। ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य का न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मतलब उसका सेंटर था, फाउंडेड इन 1336। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 में फाउंड किया गया था, हम्पी उसका राजधानी हुआ करता था। द मैग्निफिकेंट रूइंस ऑफ हम्पी रिवील्स अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। वहाँ का अभी जो खंडहर वहाँ का बचा हुआ है, उसको देख करके लगता है कि हम्पी जो है काफ़ी अच्छा वेल फोर्टिफाइड सिटी हुआ होगा, कि मतलब चारों तरफ से फोर्ट बनाया गया होगा उसमें। नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट वेर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल। दीवार बनाने में कोई भी सीमेंट का या फिर कोई भी मसाला का यूज नहीं किया गया। ठीक है। उसमें इंटरलॉकिंग का टेक्निक यूज किया जाता था। इंटरलॉकिंग का टेक्निक कुछ इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं फोर्टिफाइड सिटी क्या होता है, तो इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्टिफाइड सिटी क्या है। तो दिस इज हाउ पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिनस पेस डिस्क्राइब हम्पी। तो हम्पी के बारे में पुर्तगाल का एक ट्रेवलर आया था, उसके बारे में बताया गया कि एट द एंट्रेंस ऑफ गेट वेयर दोज पास फ्रॉम गोवा दिस किंग हैज मेड विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी। तो कहा जा रहा है कि गोवा की तरफ से इंटर करने पे ये सिटी काफ़ी बड़ा बनाया गया है राजा के द्वारा, काफ़ी पावरफुल बनाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे फोर्टिफाइड किया गया दीवार से टावर है। दिस वॉल्स आर नॉट लाइक दोज अदर सिटी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मशीनरी सच एज वुड बी फ्यू इन अदर पार्ट्स। तो कहा जा रहा है कि ये दीवार जो होते थे काफ़ी मजबूत होते थे और देश के बहुत कम हिस्से में ऐसे पाए जाते थे। एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रॉ बिल्डिंग, अंदर में काफ़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाए जाते थे। द आर्किटेक्ट ऑफ हम्पी वाज डिस्ट्रिक्टिव। तो जो हम्पी का आर्किटेक्ट था काफ़ी डिस्ट्रिक्टिव था, काफ़ी अलग था बाकी जगहों से। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स एंड स्प्लेंडेड आर्केड डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विथ नीचेज फॉर होल्डिंग स्कल्पचर। तो कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में रॉयल कॉम्प्लेक्स था जिसमें आर्क बने हुए थे, डोम्स बने हुए थे, पिलर्ड हॉल थे। दे ऑल्सो वेल प्लान ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्लानिंग करके ऑर्चर्ड्स यानी कि फलों के बगीचे लगाए गए थे। ठीक है। प्लेजर गार्डन थे जिसमें स्कल्पचर मोटिव्स वगैरह ऐसे रखा गया था, लोटस रखा गया था, कॉर्बल्स थे। इन द हेड इन द 15th-16th सेंचुरी हम्पी बस्टेड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो कहा जा रहा है कि 15th सेंचुरी के बीच में, 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच में हम्पी जो है इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ के कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा। मुस्लिम मर्चेंट चेटिस एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज थ्रॉन्ग द मार्केट ऑफ हम्पी। टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासी। जो टेम्पल थे, टेम्पल का काफ़ी एक चैरियट टेम्पल यहाँ का फेमस है, स्टोन चैरियट, पत्थर का रथ है और एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया यहाँ का मूर्ति, इसलिए और ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो टेम्पल वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। टेम्पल जो होते थे हब होते थे कल्चरल एक्टिविटीज़ के, मतलब कि सेंटर हुआ करते थे। और देवदासी, देवदासी क्या होता है, टेम्पल में डांस करते थे उसको देवदासी बोलते थे। देवदासी परफॉर्म बिफोर द डिटी रॉयल्टी एंड मासेज इन द मैनी पीरियड हॉल इन द विरूपाक्ष। विरूपाक्ष भगवान शिव का एक फॉर्म है, मतलब कि एक अवतार है विरूपाक्ष।
द महानवमी फेस्टिवल नोन एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द फेमस इंपॉर्टेंट सेलिब्रेटेड इन हम्पी। तो हम्पी में महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको नवरात्रि भी बोलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड महानवमी परफॉर्म इन द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ। तो कहा है कि आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा पाया गया है कि महानवमी प्लेटफॉर्म अलग से होता था, मतलब महानवमी सेलिब्रेट करने के लिए अलग से एक बनाया जाता था, कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ था जहाँ पे राजा जो है गेस्ट को एक्सेप्ट करता था, बाकी अपने सबऑर्डिनेट चीफ थे उसको वहाँ पे बुलाता था। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वाइज डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग अबाउट्स। तो कहा जा रहा है वहाँ पे बैठ करके म्यूजिक परफॉर्मेंस, डांस या फिर रेसलिंग वगैरह भी वो देखा करता था। हम्पी फेल इंटू रूइन फॉलोइंग द डेथ ऑफ विजयनगर। तो कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के हारने के बाद 1565 में, ठीक है, हम्पी का इंपॉर्टेंस कम होता गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं द गेटवे ऑफ वेस्ट सूरत। तो सूरत के बारे में पढ़ते हैं। तो सूरत इन गुजरात वाज द इंपोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। इंपोरियम किसको बोलते हैं कि प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर ब्राउट एंड सोल्ड। मतलब कि जहाँ इंपोरियम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे काफ़ी दूसरे जगह से लोग आते हैं और अपना सामान बेचते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंपोरियम एक तरह से ट्रेड सेंटर होता था, ट्रेड सेंटर का सेंटर होता था। तो सूरत जो गुजरात में एक इंपोरियम के रूप में डेवलप हुआ वेस्टर्न ट्रेड के लिए मुगल पीरियड के समय विथ कैम्बे। तो जो गल्फ ऑफ खंभा था वो उसको पहले गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता था। अहमदाबाद उसके बाद में बना। सूरत वाज द गेटवे ऑफ ट्रेड फॉर वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। तो जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज अभी है, ठीक है, उसको पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज बोला जाता था। तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज के पास ट्रेड करने के लिए सूरत गेटवे के वर्क करता था। सूरत ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट टू हेयर। तो उसको गेटवे टू मक्का भी बोला जाता है सूरत को, क्योंकि बहुत सारे मक्का जाने वाले जो हज यात्री होते हैं यहीं से जाते हैं। द सिटी वॉज कॉस्मोपोलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड। सिटी जो था कॉस्मोपोलिटन था। कॉस्मोपोलिटन मतलब कि यहाँ पे कई धर्म के लोग, मतलब कई डिफरेंट क्वालिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। इन द 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एट सूरत। तो कह रहा 17th सेंचुरी में देखा जाए तो पोर्तुगीज, डच और इंग्लिश सबका यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट द पोर्ट इन 1689। तो क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर किसको बोलते हैं? जो क्रोनोलॉजी लिखता है राजा के, कौन राजा पहले आया, उसके बाद कौन राजा कौन सा काम किया, इस सब के बारे में लिखता है। उसके बारे में लिखा गया 1689 में सूरत के बारे में कि ऑन एन एवरेज 100 शिप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट ऑफ द गिवन टाइम। कह रहा किसी भी समय यहाँ पे आपको करीब दूसरे देश के 100 जहाज आपको मिल जाएंगे, ऐसा उसके द्वारा लिखा गया था। देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेटिंग कॉटन टेक्सटाइल। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे और भी कई तरह के रिटेल और होलसेल शॉप होते थे कॉटन टेक्सटाइल बेचने के लिए। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत पर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। तो सूरत के जो टेक्सटाइल था गोल्ड लेस बॉर्डर, यानी जो जरी बोलते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे सोना का धागा टाइप का कुछ काम करना है। एंड द मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो यहाँ पे और इसका गोल्ड लेस बॉर्डर वाला जो साड़ी होता, जरी जो होता था, उसका मार्केट कहाँ था? तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू द टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। तो यहाँ पे काफ़ी गेस्ट हाउस भी बनाए गए थे। देयर आर मैग्निफिकेंट बिल्डिंग एंड अनइमरेबल प्लेजर्स पार्क। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग थे और कई पार्क भी थे। द काठियावाड़ सेठ और द महाजन्स है ना, महाजन जो बड़े बड़े व्यापारी को बोलते थे, मनी चेंजर जो होते थे, और काठियावाड़ को सेठ होते थे। गुजरात का एक इलाका है काठियावाड़। हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत। तो उनका काफ़ी बड़ा हाउस हुआ करता था सूरत में। इट इज़ नॉट वर्दी दैट सूरत हुंडीज वेर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट एट कायरो इन इजिप्ट, बसारा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो कहा जा रहा है कि हुंडी एक तरह का, एक तो बोल सकते हैं चेक टाइप का होता था। इज द नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। ठीक है, हुंडी क्या होता था कि यदि कोई पर्सन किसी को कुछ जमा किया तो उसको हुंडी दे दिया जाता था। एक तरह से एक ऐसा होता था कि हाँ आपने हमारे पास इतना पैसा जमा किया, उसको हुंडी बोलते थे। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट। तो एक तरह से चेक या ड्राफ्ट बोल सकते हैं आप, इसको ड्राफ्ट बोलना बेटर होगा। तो ड्राफ्ट जो होता है ना आजकल डिमांड ड्राफ्ट बैंक के, उस तरीके से होता था। तो हुंडी जो सूरत के व्यापारी के द्वारा इशू किया जाता था, पूरे दुनिया में वैल्यूएबल होता था। जैसे इजिप्ट के कायरो में, इराक के बसारा में, या फिर बेल्जियम के एंटवर्प में इसको वैल्यू दिया जाता था, इसको मतलब कि सही माना जाता था। हाउएवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। लेकिन 17th सेंचुरी के लास्ट होते थे सूरत जो है डिक्लाइन करने लगा। दिस इज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर। तो इसका कई फैक्टर है। पहला लॉस ऑफ मार्केट। लॉस ऑफ मार्केट क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ से यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। जब अंग्रेज इंडिया में आ गए तो ट्रेड होना थोड़ा सा कम हो गया। प्रोडक्टिविटी कम हो गया क्योंकि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। कंट्रोल ऑफ द सी रूट बाई पुर्तगीज। अब पुर्तगीज का सी रूट पे मतलब कि यहाँ पे बोल सकते कंट्रोल होने लगा। कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, जो मुंबई है आज का, वहाँ से कंपटीशन होने लगा। इंग्लिश इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट क्वार्टर इन 1668। टुडे सूरत इज बस्टिंग कमर्शियल सेंटर। लेकिन आज फिर सूरत एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। नेक्स्ट है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। तो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ते हैं। मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है, ठीक है। मछलीपट्टनम के फिश पोर्ट टाउन लेड ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर इन द 17th सेंचुरी ऑफ इंटेंस। कृष्णा नदी के डेल्टा में बसा हुआ है। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम इज बिकम द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट। और ये आंध्र प्रदेश में था, आई थिंक पहले तमिलनाडु में बताए थे।
एक्चुअली आई वाज आल्सो कंफ्यूज। तो कहा जा रहा है कि डच और इंग्लिश पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे यहाँ पे अटेम्प्ट किए मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने के लिए, और इंपॉर्टेंट टाउन बना मसूलीपट्टनम आंध्र कोस्ट पे। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम इज बिल्ट बाय डच, तो मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट बनाया गया था, किला बनाया था डच के द्वारा। यहाँ पे दिखाया गया पुअर फिशर टाउन, तो हम लोग पढ़ते हैं देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम विलियम बेथोल्ट, तो 1620 में विलियम बेथोल्ट के द्वारा लिखा गया है। अब फैक्टर ऑफ द इंग्लिश इंडिया कंपनी, तो इंग्लिश इंडिया कंपनी में जो है फैक्टर का काम करता। फैक्टर एक पोस्ट होता था ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो होते थे उनके यहाँ एक पोस्ट होता था फैक्टर का। यहाँ पे फैक्टर रीजन वाला फैक्टर नहीं है। दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा, तो उनके द्वारा लिखा गया कि मसूलीपट्टनम के बारे में कि गोलकोंडा का चीफ पोर्ट हुआ करता था। फिर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट भी रहा करते थे। इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस अनवेल्ड, तो कहा जा रहा है कि एक छोटा सा शहर है, पॉपुलस है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मतलब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा, अनवाल्ड है, चारों तरफ से दीवार से घेराबंदी नहीं किया गया। इट इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड, तो अच्छी तरीके से टाउन को सेटलमेंट नहीं किया गया है और काफ़ी ख़राब स्थिति में सिचुएटेड विद इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड ब्रैकेट्स। इट वाज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, कहा जा रहा है कि पहले तो ये पुअर फिशर टाउन था। आफ्टर वर्ड द कन्वेंशन रोड अ प्लेस ऑफ वेयर शिप कैन एंकर मेड रेसिडेंस फॉर मर्चेंट एंड सो कंटिन्यू सिंस आवर एंड डच नेशन फ्रीक्वेंट द कोस्ट, तो कहा जा रहा है कि उसके बारे में बताया गया है कि डच नेशन के द्वारा यहाँ पे किला बना करके इस टाउन का डेवलपमेंट किया गया, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है मसूलीपट्टनम के बारे में 1620 के एक बुक में। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा, तो गोलकोंडा का जो कुतुब शाही रूलर था, इम्पोज रॉयल मोनोपोली जो द सेल ऑफ टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल बेचने में, स्पाइस बेचने में और फिर दूसरे आइटम को बेचने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा जा रहा था, वहाँ पे रॉयल मोनोपोली लगा दिया। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ राजा ही बेच सकेगी, आम जनता ईस्ट इंडिया कंपनी से डील नहीं कर सकती है। Fierce competition among various trading group, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Komati, Chetris and European traders made the city populous and prosperous, तो कहा जा रहा है कि कई तरह के व्यापारी यहाँ पे आए, बस गए, जिसके कारण से सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस हुआ। ठीक है, मेड द सिटी पॉपुलस एज द मुगल बिगन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो गवर्नर मीर जुमला वाज आल्सो अ मर्चेंट, तो कहा जा रहा है कि मुगल अपना पावर जब गोलकोंडा में बढ़ाने लगे, है ना, गोलकोंडा में अपना पावर बढ़ाने लगे, ठीक है, तो मुगल की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव्स गया था, ठीक है, जिनका नाम था मीर जुमला, वो भी एक मर्चेंट ही था। बिगन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर, तो वो क्या करता था, इंग्लिश को डच के अगेंस्ट और डच को इंग्लिश के अगेंस्ट भड़काते रहता था। इन 1686-87 मुगल इंपेरियर औरंगजेब एक्सनेक्ट गोल्डा, तो 1688 के आसपास औरंगजेब के द्वारा गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया गया। नेक्स्ट है कि दिस काउज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव, इसके कारण से यूरोपियन कंपनी को जो है अब एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश इंडिया कंपनी डेट इट नॉट एनफ टू पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हिंटरलैंड, तो कहा जा रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया पॉलिसी बनाया जाने लगा, ठीक है, कि एक पोर्ट जो है उसको एक पोर्ट को जो है एक ही जगह से मतलब कनेक्ट नहीं रखा जाए। कहने का मतलब कि जैसे गोलकोंडा का जो यहाँ जो मसूलीपट्टनम का पोर्ट था वो आंध्र प्रदेश के इलाके से जो रॉ मटेरियल आता था उस पर डिपेंडेंट था, तो वही कहा जाए कि यदि इस पोर्ट पे दूसरे जगह से भी आर्टिकल आता और दूसरे जगह से भी कोई सामान आता तो ये पोर्ट बंद नहीं हो पाता, है ना। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल, कहा जा रहा है कि कंपनी का एक नया ट्रेड सेंटर बनाया गया और कंपनी की तरह से सोचा गया कि हम लोग को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करना चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू द बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ हिज मर्चेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, तो कहा जा रहा है कि तो वहाँ से जब मुगल लोग वहाँ एनेक्स किया गोलकोंडा को, है ना, तो अपना सारा पॉलिसी को चेंज किया, तो वहाँ पे अंग्रेजों को फायदा का सामान अब नहीं मिलने लगा, जिसके कारण से अब वो कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, तब मसूलीपट्टनम फिर से अपना एक इंपॉर्टेंस लूज कर दिया, है ना। बिंग टूडे नथिंग मोर देन अ डिलेपिटेड लिटिल टाउन, तो आज भी मसूलीपट्टनम एक मतलब नॉर्मल शहर ही है, कोई बड़ा ट्रेडिंग सेंटर नहीं है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर, तो नए टाउन और ट्रेडर कैसे डेवलप होने लगे। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइस एंड टेक्सटाइल, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्री जो था टेक्सटाइल के खोज में इंडिया में आया, स्पाइसेस के खोज में आया, ठीक है। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट, तो ये तीनों के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा भी, फ्रेंच के द्वारा भी, डच के द्वारा भी कंपनी सेटअप किया गया जो इंडिया में आया बिजनेस करने के लिए। यानी ग्रेट ट्रेडर्स लाइक मौलाना अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज मेंबर ऑफ शिप्स कम्पीट विद देम, तो कहा जा रहा है कि इंडिया में वो आया, तो इंडिया में जो काफ़ी ट्रेडर थे, जैसे एक ट्रेडर का नाम याद है कि मुल्ला अब्दुल गफूर, विरजी वोरा, ये सब जो है उस ट्रेडर के साथ कम्पीट किए, क्योंकि ये जो ट्रेडर आए थे सरकार से सपोर्टेड थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, काफ़ी ज़्यादा जहाज लेकर आते थे। हाउएवर यूरोपियन कंपनीज वर यूज देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट, तो ठीक है, तो लेकिन क्या कहा है कि यूरोपियन पावर के पास सरकारी बैकअप था ना, तो उनको क्या करना पड़ा कि यूरोपियन पावर जो इंडियन ट्रेडर को जो है एजेंट के रूप में काम करने लगे, कि इंडियन ट्रेडर से खरीदने लगे सामान, ठीक है।
अपने नेवल पावर के दम पर। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कंटिनेंट। धीरे 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 अंग्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और एक मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरे। द स्पॉट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग इटीसी विच मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप। तो कहा जा रहा है कि डिमांड बढ़ता गया टेक्सटाइल का, जिसके कारण से मतलब तो टेक्सटाइल का डिमांड बढ़ा तो स्पाइनिंग करने का, वीविंग करने का, डाइंग सबका डिमांड यहाँ पे बढ़ते गए, लोग उसमें व्यापार करते गए। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल डिजाइन था और ज़्यादा रिफाइन होने लगा। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सा द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। तो कहा जा रहा है कि इस पीरियड में हालांकि क्राफ्ट पर्सन का इंडिपेंडेंस भी अंडरमाइन हुआ। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेज विच मीन दे हैड टू वीव क्लॉथ विच वाज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट। तो कहा जा रहा है कैसे इंडिपेंडेंस कैसे डिक्लाइन हुआ, तो इनको एडवांस पैसा दे दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो जो भी सामान बनाते थे अंग्रेजों को ही बेच सकते थे क्योंकि एडवांस पैसा ले लिए हैं। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ, वीविंग देयर ओन पैटर्न। तो कहा जा रहा है कि वीवर्स के पास अब लिबर्टी नहीं रहा अपने मन से नया डिजाइन का कपड़ा बुन सकें, है ना, क्योंकि एडवांस पैसा लेने के बाद उनको बोल दिया था कि आपको इसी डिजाइन का बुनना है, इसी तरह का बुनना है। दे हैड टू प्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड बाय देम टू कंपनी एजेंट। द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे। 18वीं शताब्दी में बॉम्बे का राइज हुआ। कोलकाता और मद्रास का बीच में नोडल सिटी, यहाँ तक कि टुडे भी आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में माना जाता है। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेज एंड मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वेयर मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूरोपियंस कंपनीज विद इन न्यू सिटीज। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन कन्फाइंड देम while the white rulers occupied the superior residence। तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ के नेटिव रूलर्स थे, जो नेटिव लोग थे, उनको ब्लैक टाउन में रहने के लिए बोला जाता था और कंपनी के जो थे वो नए सिटी बसाते थे, ठीक है। मतलब कंपनी के जो आए थे ट्रेडर्स वहाँ से वो नए अपना शहर बसा करके रहते थे, फोर्ट बनाते थे, उसमें वो लोग रहते थे। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाए गए थे मद्रास में, फोर्ट विलियम बनाया था कलकत्ता में। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल टेकन अप नेक्स्ट ईयर। अब मतलब कि इसके बारे में नेक्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एल्सवियर में। आज हम लोग को पढ़ना है वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में। इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन टू द सी रूट। तो कहा जा रहा है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपियन लोग जो थे मतलब सी रूट काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर किए, दूसरे देश जाने के लिए नए नए सी रूट की तलाश में थे। दे वर ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड द वे ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कंटिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेज। तो इंडिया में वो आए स्पाइसेज को मिली मतलब कि स्पाइसेज का ट्रेड करने के लिए। वास्को डी गामा पोर्तुगीज रूलर सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट एंड वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशन। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक सेलर था जो केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का जो ये वाला पोर्शन है, वहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए इंडिया आया। इंडिया मान लो कि यहाँ पे तो यहाँ पे पहुँचा। द फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर, ही रीच्ड कैलिकट इन 1498। तो पहली बार पुर्तगाल से उसको इंडिया आने में 1498 में आया, लगभग एक साल से ज़्यादा लग गया। रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल द फॉलोइंग ईयर। उसके नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ से वो पुर्तगाल रिटर्न हुआ। ही हैज 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। तो कहा जा रहा है कि 4 जहाज़ लेकर आया जिसमें 2 उसका जहाज़ खत्म हो गया, मतलब कि समुद्र में खराब हो गया। एंड ऑफ द 120 मेन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी 54 सर्वाइव। 170 आदमी को लेकर वो चला था, इसमें 54 ही सर्वाइव कर पाए थे। इन स्पाइट ऑब्वियस हैजर्ड्स। तो कहा जा रहा है कि उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। द रूट डेट वी ओपन वाज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका तो नुकसान हुआ, लेकिन जो रूट वो खोजा, जो रास्ता वो खोजा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ इंग्लिश के लिए, डच के लिए और फ्रेंच सेलर के लिए भी, यहाँ तक कि पुर्तगाल के लिए भी। द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया हैज अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलोआउट। तो कहा जा रहा है कि इसका एक फॉलोआउट भी हुआ, मतलब कि इंडिया के ऊपर एक गलत भी साबित हुआ। ऑन द जम्पसन द अर्थ वाज राउंड, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। तो कहा जा रहा है कि ऐसा मानते हुए कि अर्थ गोल है, क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटली का इसी तरह का यात्री था, इंडिया सोचा था आने के लिए कि अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अटलांटिक ओशन के वेस्ट चलते जाएंगे, है ना, अटलांटिक ओशन के वेस्ट चलते जाएंगे तो हम इंडिया पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंच गया वेस्ट इंडीज, जो ठीक है। तो इसीलिए इसी कंफ्यूजन के कारण उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज, ठीक है, जो 1492 में वहाँ पहुंचा। इट वॉज फॉलोड बाई सेलर्स एंड कनक्यूरर्स फ्रॉम स्पेन एंड पुर्तगाल। तो उसके बाद वहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल के कुछ भी पहुँच गए, है ना, जैसे इटली वाला जब कोलंबस वहाँ पहुँचा तो उसके पीछा करते हुए पुर्तगाल और स्पेन वाले पहुँच गए। जो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका कुछ बड़े हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया, ओपन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। उस एरिया में जो पहले से रहने वाले लोग थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके जब लोग रहने लगे, ठीक है। इसलिए आज भी देखिएगा तो जो वेनेजुएला, ब्राज़ील वगैरह सब जो साउथ अमेरिका का जो बहुत सारा कंट्री है, वहाँ पे फ्रेंच और स्पेन वगैरह बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। आज के आपके लिए होमवर्क है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके अलावा 4 यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। 4 जो ट्रू फॉल्स है और 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।